11, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर संसद कोई गलत कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समीक्षा करने तक सुनना। याद हो गया तुम लोग को जी। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी स्तर पे भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक स्तर पे भेदभाव नहीं होगा। 15, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हाँ भेदभाव कर सकता है राज्य? 15 में ही कहा गया है, 15 के 3 में, ठीक है। 15 के 3 और 4, बाद में 5 और 6 भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो 15(3) से लेकर 15(6) तक भेदभाव ही है। तो पहले क्या कहा? भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। बोला कोई बात नहीं, एक आंख दबा लेना थोड़ा सा। अगर कोई कमजोर तबका का नजर आ जाता है, जैसे ST SC OBC, महिला, बच्चा, ये सब के लिए थोड़े बहुत प्रावधान किए जा सकते हैं। नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम एक को ज्यादा भी वेटेज दे सकते हैं। 16 का 4, ठीक है। छुआछूत नहीं होगा। 17, छुआछूत नहीं होगा। 17, ठीक है। सब तुम लोग को याद हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है अनुच्छेद 18 के तहत। चलो सब याद है तुम लोग को। नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण 2 और 3 दोनों, ठीक है। 2 और 3 दोनों। अगर पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण अब किस बिहार पर हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा जा सकता है कि संसद के पास नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है, तो आंसर हो जाएगा 2। इसमें दूसरे देश का भी हड़पने का थोड़ा बहुत स्कोप है, लेकिन राज्य को तोड़ के अगर हम बनाते हैं तब किसमें? 3 में। या सीमा परिवर्तन करते हैं तो 3 में। सामान्य रूप से अगर पूछा जाए कि संसद नए राज्य बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत, ठीक है। चलो सब तुम लोग को याद है। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उससे आगे, यानी 18 तक पढ़ चुके हो तो 18 से आगे। और अनुच्छेद की संख्या तो काफी कम है, पर इस जगह का ये जो 3-4 अनुच्छेद है ये जहर है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्यों जहर है? क्योंकि नॉर्मली हमको ऊपर से दिखता है होम्योपैथी की दवाई की तरह ही। अगर खाया वो पचा लिया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पचा लिया तो नशा आएगा, और नहीं पचा पाया तो मर जाओगे। वही चीज यहाँ पे है। ऊपर से देखने में तो ठीक लग रहा है, 2-3 पढ़ लेंगे निकल जाएंगे, पर अब वहां से काम नहीं चलता है, क्योंकि सवाल अंदर जा के पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए 19, 20, 21, 22 ये जो जगह 4 अनुच्छेद है, 4 पूरे बोर्ड पर ये सिर्फ 4 अनुच्छेद ही है, ठीक है। ऐसे अगर सुनोगे तो दिन भर में कितना अनुच्छेद पढ़ा? 4, पर इस 4 से अनगिनत सवाल आता है, और ये 4 आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए हम लोग शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखेंगे। दिमाग और कान दोनों खुला रखना, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी बंद हुआ तो फिर आगे क्लास बेकार हो जाएगा। पहले देखो, एक बार देख लो कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता। कल हम लोग चर्चा किए थे मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। लेकिन एक्चुअल में इस बीच में जो मौलिक अधिकार जितने दिए गए हैं वो कहां से स्टार्ट होता है? 14 से, और खत्म कहां हो जाता है? 32 पर, ठीक है तो 12 से लेकर 35 तक। लेकिन जो मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है वो 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6। कहां से शुरू होगा? 14 से, और 32 पे जाके खत्म हो जाएगा। जिसमें पहला अधिकार था, बोले थे ऑर्डर में याद रखोगे, पहला समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार था, कानून के समक्ष समानता, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शैक्षिक स्वतंत्रता 29-30। और संपत्ति का अधिकार जो निरस्त हो गया है वो था 31। और उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। क्या ये याद हो गया है? एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है, और अगर ये सब अगर अब गलती हुआ तो समझ लो सिलेक्शन से दूर होते जाओगे, ठीक है। इसलिए ये सब चीज गलती नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके इसके अंदर घुस चुके हैं। तो कल हम लोग देख चुके थे कि कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? 14 में बोले थे कि कानून के समक्ष समानता, कानून के नजर में सभी समान हैं,
पर सभी के लिए कानून समान है। ये दो स्टेटमेंट किसमें यूज किया गया है? 14 में। कानून के समक्ष सभी समान है, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और सभी के लिए कानून समान है, ये अमेरिका से। इसमें कानून के समक्ष सभी समान है, ये नकारात्मक पहलू है, और सभी के लिए समान कानून है, ये सकारात्मक पहलू है। बस इतना चीज याद रखने बताई थे, इतना चीज याद है सबको? ठीक है। 15 में फिर हम लोग चर्चा किए कि जाति, धर्म, लिंग, रंग, ये सब पे हम लोग सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में बोले सबको समान अवसर। 17 में बोले छुआछूत हटाओ, और 18 में ये उपाधि वगैरह सब हटाओ। तो सब हो गया एक समान, एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास। अब हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता। ठीक है। तो सभी नागरिकों को जो स्वतंत्रता मिली हुई है वह है अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। हम लोगों को एक वर्ड में अगर बोलना है कि 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है। उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे नोट्स में होगा, व्यक्तिगत को काट देना। ठीक है, व्यक्तिगत को काट देना, खाली वहां पे लिखो नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ है ये थोड़ा सा हम थोड़ा देर बाद समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड में फिर फेरा है और कुछ नहीं। तो स्वतंत्रता जो तुमको मिले हुए हैं वह टोटल शुरुआती दौर में 7 मिले थे। कितने मिले थे? 7। मौलिक अधिकार भी 7 और स्वतंत्रता भी 7। मौलिक अधिकार भी अब कितने हो गए? 6। और स्वतंत्रता भी कितना हो गया है? 6। अब ये जो 6 स्वतंत्रता है ये पूरे 19 में वर्णित नहीं है। 19 से स्वतंत्रता से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे वो तो पूछे ही जाएंगे, उससे अलावे सवाल पूछे जाएंगे, थोड़े टेक्निकल होते हैं। अब क्वेश्चन तुमको डाल दिया कि बताओ 19 के तहत मिलने वाले स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है, ये कथन सही है कि गलत है? अब इसका आंसर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम समझे नहीं हो। सिर्फ रटने वाला बच्चा ये आंसर नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। चैलेंज के साथ बोलते हैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। क्या 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है, हाँ या नहीं? अब जब तक ये पढ़ेगा नहीं तो कैसे करोगे? तो आंसर है नहीं। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 19 में जो स्वतंत्रता का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं वह एक्चुअली में पूरा 19 नहीं है, वह 19(1) है। क्या है? 19(1). जैसे हम लोग पढ़े अनुच्छेद 15 में है कि सामाजिक तौर पर सभी समान होंगे, पर क्या एक्चुअल में सभी समान हैं? आंसर है नहीं। सरकार कुछ लोगों को रिजर्वेशन देती है। ठीक वैसे ही 19 में स्वतंत्रता तो दिया ही गया, लेकिन इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया गया है कि अगर जरूरत हो तो इन स्वतंत्रताओं को हम काट भी सकते हैं। समझ में आया? दोनों चीज किसमें कहा गया है? 19 में ही कहा गया है। इसीलिए 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम। क्या हम लोग को एब्सोल्यूट फ्रीडम मिला हुआ है क्या? आंसर है नहीं। हम लोगों को स्वतंत्रता तो मिला हुआ है, पर इसमें पाबंदी भी लगाया जा सकता है। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, ये उचित प्रतिबंध के साथ आता है। किसके साथ आता है? उचित प्रतिबंध। अब ये दो वर्ड बड़ा अच्छा से याद रखना, पूर्ण स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंध, ये दोनों साथ में काम करेगा। मतलब 19 के तहत जितने भी स्वतंत्रता मिले हुए हैं, समय समय पर इन स्वतंत्रताओं को हम निरस्त कर सकते हैं, काट सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी ये स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? क्या 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है? आंसर है नहीं। क्या है ये? स्वतंत्रता कुछ लिमिटेशन के साथ, यानी उचित प्रतिबंध, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है। सही है गलत? गलत। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता मिले हुए हैं तब तक जब तक सब चीज सामान्य चल रहा है, जब चाहे स्वतंत्रता को कम हम कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसी में की गई है। तो स्वतंत्रता दी गई है 19(1) में। किसमें दी गई है? 19(1). भारत के सभी नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है। किसके तहत? 19(1) के तहत भारत के अंदर अगर तुम रह रहे हो तो तुमको कुछ अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 6। कितने अधिकार हैं? 6। अब याद रखोगे 19(1) के अलावे जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ये सारे इन अधिकारों को कम करने का प्रावधान देता है। तो पहला चीज यहाँ दो चीज पढ़ा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इसको उचित प्रतिबंधित करने का हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान है। तो कैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे? 19(1) के बाद के अनुच्छेद से, 19(2) से लेकर 7 तक। कहां से कहां तक है? 19(2) से लेकर 7 तक। यहां तक के जो अनुच्छेद है उसके तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 19(1) में क्या क्या है। इसीलिए एक्चुअल में जो 19 में हम लोग पढ़ते हैं 19 ABCD बोल देते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? 19(1) का A क्या है? वो
19 एक का एक। पहले तो काम चल जाता था, पहले अगर तुमसे पूछता था तो एग्जामिनर भी उतना दिमाग नहीं लगाता था, 19A 19B कर देता था। अब वो गलत हो जाएगा, अब बहुत बारीकी से ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखोगे, हमको जितने भी स्वतंत्रता मिले हुए हैं वो 19 1 2 3 4 तो है ही नहीं, पहला चीज तो एक खत्म हो गया, वो सिर्फ 19 1 है। क्या है? 19 1। 19 1 को वापस कितने खंडों में बांटा गया है? 6 खंडों में। और इसको बोलते हैं 19 1 का ए। क्या बोलते हैं? 19 1 का ए। तुम्हारे नोट्स में 19 ABCD होगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे? 19 1 का ए। अगर एग्जाम में अभी भी तुमको 19 ABCD दे देता है तो हम लोग समझेंगे उसको क्या? 19 1 का ए, क्योंकि 19 ABCD नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने स्वतंत्रता है। कितने स्वतंत्रता है? 6। कितने हैं? 6। पहला है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। पहला क्या है? अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। किसमें है? 19 1 का ए। ये याद रखोगे, 19 1 का ए। अगर इसको हिंदी में देखोगे तो क ख ग घ ऐसा करके आएगा, पर हम बोलेंगे, ज्यादा फंसने की आवश्यकता है नहीं, ABCD याद रखो। ठीक है, क्योंकि क ख के चांसेस कम है, लेकिन ABCD तो 100% है। अंग्रेजी में तो रहेगा ही रहेगा, और हिंदी में भी डाल देता है ABCD। ठीक है, तो क ख ग घ से अच्छा हम लोग क्या याद रखें? ABCD। ठीक है, तो अभी सब याद भी करेंगे, एक बार पहले देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? 19 1 के ए में। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। किसमें हो जाएगा? 19 1 के बी में। उसके बाद है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। किसमें? 19 1 के सी में। उसके बाद भ्रमण, भारत में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो, 19 1 के डी में। ठीक है, उसके बाद कहीं पर भी बसने का अधिकार। किसमें? 19 1 के ई में। संपत्ति का अधिकार 19 1 के, ठीक है, 1 के एफ में, जो कि अब हो गया है निरस्त। तो ये अधिकार अब खत्म हो गया है, अब ये अधिकार नहीं है, पर पढ़ना अभी भी तुमको है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि किसके तहत खत्म किया है, तो जानना अभी भी है कि है कहां उसका पोजीशन, पर याद रखना हमेशा ये क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है व्यवसाय या जीविकोपार्जन का अधिकार, 19 1 का जी। ठीक है, अब यहां तो दिख रहा है साफ साफ ABCD कर देंगे, पर ये याद रखना पड़ेगा कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। इसको हम लोग अपने कहानी के हिसाब से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोलने का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करने का अधिकार, चाहे तुम बोल पाते हो तो बोल के, गूंगा है तो एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, जैसा भी तुम्हारा इच्छा हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इसकी आजादी तुम्हारे पास है, और इसी आजादी के तहत हम अभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको भारत में एक्सप्रेशन का आजादी है, इसी को हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे बोलने का अधिकार। क्या बोलेंगे? बोलने का अधिकार। तो हम लोग एक एक ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले बोलना शुरू किए। हम जब तक बोलेंगे नहीं, क्या हमको कोई सुनेगा? क्या नहीं सुनेगा। तो हम बोलेंगे तो लोग हमको क्या करेंगे? सुनेंगे। सुनेंगे तो क्या होगा? इकट्ठा होगा, तभी तो हम नेता बन पाएंगे, नहीं तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। नेता बनने का पहला लक्षण क्या है? बोलना सीखना पड़ेगा। हमको बोलने आना चाहिए, लोगों को लुभाने आना चाहिए। हम बोलने लगे तो लोग जमा होने लगे। क्या होने लगे? जमा। इसी को हम बोलेंगे सभा। क्या बोलेंगे? सभा। तो पहले क्या हुआ? पहले बोला, उसके बाद बोलने से क्या जमा हुआ? सभा जमा हुआ। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, जो हम अभी बता रहे हैं, तुमको एक एक स्टेप से पूरा पहुंचा देंगे हम आखिरी तक। बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले क्या आया? बोला। बोलने के बाद क्या जमा हो गया? सभा। तो ए और बी हो गया तुम्हारा। जब सभा बनेगा, उसी में से कुछ लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो तुम एक संगठन बना लोगे। बनाओगे ना जी? देखो, हम पहले क्लास स्टार्ट किए, तभी तो तुम लोग पढ़ने आया, और पढ़ने आया तो इसमें से कुछ बच्चों को निकाल के हम अपने अलग से ग्रुप में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यही तो हर जगह होता है। तुम देखोगे कोई पार्टी बनता है, तो पार्टी में शुरू में क्या, देश के अलग अलग कोने से आदमी सपना में आता है कि पहले वो साथ में आया, फिर योगदान दिया, फिर अच्छे लोगों को अलग करके उसका पार्टी का मेंबर बना दिया। यही हुआ, सबसे पहले बोले, बोलने से लोग जमा हुआ, उसको सभा कह देंगे, और उसी सभा से कुछ लोगों को निकाल देंगे, जो हम बनाएंगे उसको संगठन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संगठन। सी तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे? संगठन तो बन चुका है, अब घूमेंगे, क्योंकि अब एक जगह का काम हो गया, अब देश में घूम घूम के प्रचार करेंगे। तो अब घूमने निकलेंगे। संगठन बना लिए, ग्रुप बना लिए हैं, तो घूमने निकलेंगे। घूमने निकल गए, क्या घूमने निकलेंगे तो रोड पे खड़े रहेंगे? कहीं रुकेंगे? रुकेंगे ना जी। तो सबसे पहले बोले, बोल के लोगों को जमा किए, जमा करके कुछ लोग संगठन बनाए, निकल गए घूमने के लिए। अब कहीं भी जाएंगे घूमने तो वहां रुकेंगे, तो रुक गए। एक एक आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
रुक गए, अब सब बात सही है, हम लोग घूमने भी चले गए, रुक भी गए, अब आगे क्या, आगे कुछ तो प्लानिंग किए होंगे, आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग क्या कर रहे थे, संपत्ति खरीद रहे थे। आगे क्या कर रहे थे, संपत्ति सॉरी मतलब भ्रमण करके बस गए यहां तक, उसके बाद संपत्ति खरीद रहे थे। संपत्ति खरीद खरीद के हम लोग इलीगल पैसा से संपत्ति खरीद रहे थे। सरकार बोली अब ये ना चोलवे, संपत्ति अब नहीं खरीद सकता है। तो संपत्ति खरीदना क्या हो गया, निरस्त। खरीदना निरस्त नहीं हुआ है, बस याद रखने के लिए कि बाहर जाके तुम संपत्ति, मान लो यहाँ का है, चला गया दूसरे जगह, दिल्ली में जाके संपत्ति खरीद लिया 20 बीघा, तो इलीगल पैसा से खरीद रहा होगा, नेता लोग तो यही करता है। तो सरकार बोली संपत्ति नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले बसे थे, उसके बाद क्या किए थे, संपत्ति खरीदे थे, जो कि अब क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है, संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन संपत्ति खरीदने के बाद भी क्या, जीवन कैसे चलेगा, दुकानदारी कुछ तो चालू करेंगे, होटल वगैरह खोलेंगे, दुकान चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तभी तुम्हारा आजीविका चलेगा। इतना पूरा प्रोसेस है। संपत्ति खरीदे, उसके बाद क्या स्टार्ट किए, बिजनेस। क्या स्टार्ट किए, बिजनेस। फिर से एक बार कहानी सुनो, एकदम ध्यान से सुनोगे सब याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या किए, बोले, बोल के आदमी को क्या किए, इकट्ठा किए, इकट्ठा किए तो उससे कुछ आदमी निकाल गए, संगठन में चले गए घूमने, कहीं भी घूमने जाएंगे फिर एक जगह बसेंगे, तो बस गए, बस के संपत्ति खरीदने लगे। उसको बोली सरकार आप संपत्ति तुम नहीं खरीदोगे, तो वो निरस्त हो चुका है। लेकिन संपत्ति खरीदने के बाद क्या, तो बाद बिजनेस वगैरह करेंगे, जीवन चलाएंगे, आजीविका चलाएंगे। ये हो गया ए से लेकर सात तक, जी तक। फिर से रिपीट करो, ए में क्या था, बोलने का अधिकार, बी में क्या था, सभा करने का अधिकार, सी में क्या था, संगठन बनाने का अधिकार, डी में भ्रमण, ई में बसने का, एफ में संपत्ति और जी में आजीविका। याद हो गया, जिसको नहीं याद था उसको याद हुआ। यही कहानी दिमाग में रखना है, नहीं तो भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। इसी को पूरा ऑर्डर याद रखोगे, 2 4 5 10 बार अगर रिपीट होगा, धीरे धीरे तुमको अपने आप याद हो जाएगा, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 19 एक के ए में क्या है, जैसे 19 देखोगे कहानी दिमाग में रिकॉल होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, बोला, बी में क्या है, सभा, सी में क्या है, संगठन, डी में भ्रमण, ई में बसा, एफ में संपत्ति, अब हो गया है निरस्त, और जी में आजीविका, व्यवसाय या आजीविका। याद हो गया सबको। इसमें से निरस्त कौन सा हुआ है, संपत्ति का अधिकार। तो पहले थे 7, अब बचे कितने हैं, 6। 1 2 3 4 है, कहाँ गया जी, अच्छा 1 2 3 4 5 6, हमको लगा 5 6 कैसे ठीक है, तो 6 अब बचे हुए। क्या 19 में स्वतंत्रता जो मिली हुई सब क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से थोड़ा सा अलग सवाल, ये सब पढ़ता है, इतना दूर तक सब पढ़ता है, पर सवाल इससे थोड़े अलग भी अब पूछे जा रहे हैं, जो कि तुमको यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा है। इसमें सूचना का अधिकार जुड़ा है। अब डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, बोलोगे सर पॉलिटी तो पढ़ा दिए, ये पढ़े ही नहीं, सूचना का अधिकार कहाँ है। तो याद रखोगे सूचना का अधिकार है 19 1 के क में, यानी ए में, ठीक है, 19 1 के ए में सूचना का अधिकार किसमें है, 19 1 के ए में। अब 19 1 का ए जो था, जिसको हम लोग बोलने का अधिकार समझे, इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है, अभिव्यक्ति का। इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें आता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 1 का ए में, क्योंकि प्रेस भी क्या करता है, अभिव्यक्त कर रहा है, चीजों को अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किसमें है, 19 1 के ए में। और इसमें एक नया चीज जोड़ा गया है, वो है सूचना का अधिकार। क्या है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कब जोड़ा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। कब जोड़ा गया है, 2005, याद रहेगा। तो 19 1 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार था, उसमें 2 एक्स्ट्रा याद रखना है। पहला कौन, प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सा, या कोई भी वो माध्यम जिससे चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर दे दिया तो भी सही है, प्रेस में तो आ गया सब चीज। वैसा कोई भी सब व्यवस्था जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं 19 1 के क में। और नया चीज जो इसमें जुड़ा है वो क्या है, सूचना का अधिकार। किस पर जुड़ा है, 2005। तो याद रखोगे प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 1 के ए में, और सूचना का अधिकार भी 19 1 के ए में। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 19 1 के सी में, जो कि है संगठन बनाने का अधिकार। क्या है, संगठन बनाने का अधिकार। संगठन की जगह अगर संघ दे देगा कोई तकलीफ क्या,
सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, इस वर्ड का मतलब होना चाहिए एक ग्रुप। क्या होना चाहिए? ग्रुप। अगर ग्रुप बनाने का अधिकार भी तुमसे पूछ ले तो भी क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। संगठन, संघ, ग्रुप, काउंसिल कुछ दे दे, जहां पे एक ग्रुप बन रहा है सब किसमें है? 19(1) के सी में। अब यहां एक और चीज है, हम लोग भाग 9 बी में पढ़े थे। ए बी सी पढ़े, सॉरी ए और बी, 9 ए और 9 बी पढ़े थे ना। भाग 9 ए और 9 बी। भाग 9 में क्या था? पंचायती राज। क्या था? पंचायती राज। 9 ए में क्या था? नगर पालिका। और 9 बी में क्या था? सहकारी समिति। पढ़े थे ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनते हैं यही सहकारी समिति के तहत आता है। ठीक है, तो सहकारी समिति को कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन से? बताई थे। किस संविधान संशोधन से? 97th अमेंडमेंट 2011। 97th अमेंडमेंट यानी 97 संशोधन 2011। याद है सबको? जब वो जोड़ा गया उसी समय में 19(1) के सी में भी चीज जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सहकारी समिति। क्या जोड़ा गया? अब एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ किस अनुच्छेद में सहकारी समिति की चर्चा है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार के तहत आता है। कोई बच्चा नहीं कर पाएगा अगर ये सवाल आया तो याद रखोगे 19(1) के सी में जहां संगठन बनाने का अधिकार था, वहीं पर सहकारी समिति को भी बनाने का अधिकार है हमको। ठीक है, सहकारी समिति भी एक तरह का ग्रुप ही होता है। क्या होता है? एक तरह का ग्रुप ही। सहकारी समिति बताए थे ना क्या होता है, इसका क्या काम है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बार बार सुनते हो, उसका काम होता है कि 10-20 लोग मिला और एक साथ मिलकर कोई काम करेगा, इसी को तो बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी एक तरह का क्या है? संघ है। क्या है? संघ है, यानी संगठन है। तो याद रखोगे इसके तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया 97 अमेंडमेंट के साथ। किसके साथ? 97 संशोधन। कब हुआ? 97 संशोधन 2011। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, कि हमारे मौलिक अधिकार के तहत अगर हम लोग चर्चा करें तो सहकारी समिति का चर्चा कहाँ है? कहाँ है? 19(1) के सी में। 19(1) के सी में। अच्छा बच्चा यहाँ पे माथा खराब हो जाता है अच्छे बच्चा का, क्योंकि पढ़ाई नहीं कभी, वो सिर्फ एक ही चीज पढ़ता है, संगठन बनने का अधिकार। ये बहुत बार बहुत चीजें बदलते रहती है और तुमको करंट परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखोगे संगठन बनाने के अधिकार में ही सहकारी समिति को भी ऐड किया गया 97 अमेंडमेंट के साथ 2011 में। याद हो गया? आरटीआई को जोड़ा गया 19(1) के ए में 2005 में। कब जोड़ा गया? 2005। क्या ये दोनों क्लियर हो गया? बढ़े आगे। 19(1) में जितने भी अधिकार दिए गए हैं इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये कहां वर्णित है? 19 में ही वर्णित है। कहां वर्णित है? 19 में भी। ठीक है, तो याद रखोगे इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? 19(2) से लेकर 19(6) के बीच में। ठीक है, 19(2) से लेकर 19(6) तक। अब आगे देखोगे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या इसमें आता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 20 में है। किसमें है? 20 में। इसमें 3 चीजें कही गई है। क्या क्या है? सबसे पहला चीज देखो, पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा। ये 20(1) में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 20(1) में। उसके बाद है दोहरी सजा से सुरक्षा। 20(2) में क्या है? दोहरी सजा से सुरक्षा। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देना, कि भले ही पुलिस टॉर्चर करे कुछ करे, अगर तुम गवाही देना नहीं चाहोगे स्वयं के खिलाफ तो पुलिस कभी भी जबरन तुमसे स्टेटमेंट नहीं ले सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 20(3) के तहत। 20(3) के तहत। पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा का मतलब हुआ कि अगर कोई अपराध किया गया है कुछ समय पहले, पर उस समय में कानूनी किताब में वह एक अपराध नहीं था या उसका स्वरूप कुछ और था, उसको दंड उसी के भांति दिया जाएगा, ना कि वर्तमान कानून के हिसाब से। यह हुआ पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा। दोहरी सजा से सुरक्षा का मतलब हुआ एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने के संबंध में, मतलब कोर्ट यह नहीं कर सकती है या पुलिस यह नहीं कर सकती है, आपको खुद के अगेंस्ट ही आपको अपना गुनाह कबूल करना है। ठीक है, ये 3 सुरक्षा मिला हुआ है
अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में। क्लियर है? अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब ये देह शरीर का जो है, इसके लिए तुमको वो स्वतंत्रता दिए हुए है, और प्राण तुम्हारा खुद का प्राण। लेकिन इसमें भी है कि तुम प्राण त्याग नहीं सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक काफी महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल हुआ है, और यहां से सवाल पूछा जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी में बोलते हैं कानून की उचित प्रक्रिया। कानून की उचित प्रक्रिया। इसमें यह होता है कि अगर मान लो किसी को कोई कानून के तहत किसी को आरोपी घोषित किया जाता है, या नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, या कुछ भी होता है, तुम्हारे पास कई तरीके के अधिकार होते हैं वहां पर भी डील करने का। अभी ये मामला जो हाईलाइटेड हुआ था, ये हुआ था मेनका गांधी केस से। कब हुआ था? 1978 के आसपास मेनका गांधी का केस आया था। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, ठीक है। जब वो पूछी कि मेरा पासपोर्ट काहे जब्त किया है, तो सरकार का कहना था कि हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते हम। इस पर वो केस की, आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि हमको तो कहीं पे भी जाने आने का अधिकार है, और हमको स्वतंत्रता का अधिकार है। किसके तहत? 21 के तहत। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर इस पर वर्डिक्ट आया, और उसमें इसको हाईलाइट किया गया। किसको? डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें यह कहा गया है कि कानून जो बनाए गए हैं, मेरे लिए कानून बना है कि हम कानून के लिए बने हैं? मतलब नहीं समझ में आया? यहाँ के नागरिकों के लिए कानून बना है कि कानून के लिए नागरिक बना है? नागरिकों के लिए कानून बना है। तो कानून नागरिक के अधिकार सम्मत हो, ना कि उनके अधिकार का हनन करने वाला हो, ठीक है। तो कानून आप लागू कीजिए, लेकिन ऐसे तरीके से कीजिए जो उनके अधिकार के हितों का रक्षा करे। ऐसा नहीं कि उनके साथ बेइज्जती करे। और इसलिए बोले कभी जैसे हथकड़ी नहीं लगा सकता है सामान्य केस में, जैसे मान लो कुछ क्रिमिनल केस नहीं है, नॉर्मल केस है, हथकड़ी लगा के पुलिस नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि कौन रक्षा कर रहा है? मेरा अनुच्छेद 21। बहुत सारी स्वतंत्रता है। अभी राइट टू प्राइवेसी का एक्ट आया, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या बोलते हैं उसको? निजता का अधिकार। कहीं संविधान में नहीं लिखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, बोला निजता का अधिकार है कि नहीं है हमको। आप मेरे घर में घुस जा रहे हैं, ठीक है, मेरा फोन ट्रेस कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉल रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं उसको जी, ट्रैकर पे जो डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा कॉल ट्रैक कर रहे हैं, मेरा बात सुन रहे हैं, काहे का? मेरा अधिकार कहां गया? निजता का अधिकार है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बोला हाँ इसके तहत तो हो सकता है। समझ में आया? तो निजता का अधिकार कहां घुस गया? 1921 में। ऐसे ही कई मामले हुए जिसमें 4-5 मामला तुम देखोगे। इसके साथ ही जो नहीं लग रहा है वो भी है कि अगर मान लो तुम केस कर देते हो सरकार पर कि हम जहां रह रहे हैं वहां का वातावरण सही नहीं है, वहां पॉल्यूशन है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आप पॉल्यूशन को दूर कीजिए, पर क्या उसके खिलाफ तुम कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो नीति निषेध तत्व में है। पर अगर तुम गया है तो तुम वहां नहीं, तुम चले जाना 21 के तहत, क्योंकि 21 में तुमको बढ़िया जीवन जीने का है। एक वर्ड होता है गुणवत्तापूर्ण जीवन। क्या होता है? गुणवत्तापूर्ण। अब गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे जियोगे? अगर वातावरण यहाँ पे मान लो चारों तरफ गंदगी भरा हुआ है, तो क्या मेरा जीवन गुणवत्तापूर्ण है? नहीं। इस पर केस हो गया कि हमको बढ़िया माहौल नहीं मिल रहा है, हम जिए तो जिए कैसे, ठीक है। सरकार, कोर्ट बोली देना पड़ेगा, क्योंकि किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है? 21 के तहत। समझ में आया? जितना चीज तुम सोच सकते हो तुम्हारे हितों के रक्षा के लिए, अधिकार, तुम्हारे अधिकार के रक्षा के लिए किया जा सकता है, वो सब 21 में। तो कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो याद रखोगे। राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, इसका अधिकार हमको है। आया आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो मेरे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है। जहां हम रह रहे हैं वहां का वातावरण में हमको क्या चाहिए? साफ सुथरा, स्वच्छ चाहिए, इसका अधिकार मेरे को है। किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। राइट टू फ्री लीगल एड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बच्चा ये नहीं मार पाएगा अगर आ गया एग्जाम में, तो याद रखोगे। मुफ्त कानूनी सहायता, ये मुख्य रूप से जो वर्णित है वो है तुम्हारा अनुच्छेद 39 में, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? 39। लेकिन वो सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप सब प्रोवाइड करवाइए, लेकिन तुमको ये अधिकार है, ऐसा तो वहां नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो नीति निषेध तत्व है। अधिकार तुम्हारा 12 से लेकर 35 के बीच में आना चाहिए। तो हमको भी अधिकार है। कहां अधिकार है? अनुच्छेद 21 में। याद रखोगे, राइट टू फ्री लीगल एड मतलब मुफ्त कानूनी सहायता। अगर कभी एग्जाम में तुमसे पूछ ले निम्न से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि हमको कानूनी सहायता का अधिकार है, आंसर कर दोगे 19 अनुच्छेद 21। क्या कर दोगे? 21। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 2017 में ये केस आया था। कब आया था? 2017 में।
और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई, हाँ अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, मतलब हमको निजता का अधिकार है। और आज के डेट में तुम्हारे निजता का अगर हनन हो रहा है तो तुम कोर्ट केस कर सकते हो। सरकार तब तक तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है जब तक तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो कि देशद्रोह का काम कर रहा है या कुछ कर रहा है। इसलिए हमारे पास निजता का अधिकार है। समान रूप से अभी तुम देखते हो एनक्रिप्टेड मैसेज देख रहे हो ना, व्हाट्सएप वगैरह, इसको तुम्हारे व्हाट्सएप को नॉर्मली खोलने के लिए सरकार को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम कोर्ट आदेश, क्योंकि कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है ना, तुम्हारे अधिकारों का हनन कर सकती है कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट के पास सारा अधिकार है। तो कोर्ट अगर परमिशन दे दी, हाँ आप इसका कॉल रिकॉर्ड कीजिए, तब करेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। कोर्ट आदेश देगी तभी करेगा। तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज देखना है, कोर्ट से आदेश लेना होगा कि हम व्हाट्सएप मैसेज देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद तुमको तुम्हारा मोबाइल उसके पास आएगा, व्हाट्सएप मैसेज देखेगा। ऐसे तुम्हारा खोल के तुमने कनपट्टी पे बंदूक उठा के देख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम केस कर सकते हो, मेरा निजता का यहाँ क्या हो गया, हनन हो गया। इसके बाद एक मामला आया, विदेशी यात्रा का अधिकार है क्या हमारे पास? आंसर है हाँ। एग्जाम में पूछ लिया, पानी वाले जहाज से विदेश की यात्रा करना किस अनुच्छेद में आता है? अब माथा पकड़ के बच्चा बैठा हुआ है, साला ये क्या क्वेश्चन आया, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो कोई भी रहे, क्या आंसर करोगे? अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा करो, पानी वाला जहाज से करो, बुलेट से करो, हवाई जहाज से करो, जो करना है करो, बैलगाड़ी से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो साइकिल से करते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये कुछ हाईलाइटेड चीज लिखे हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये बताओ, तुमसे पूछेगा राइट टू हेल्थ कहाँ वर्णित है? देखो, हम इसको एक लाइन पढ़ाकर निकल सकते हैं और ये लगभग हर जगह तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 21 में। जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 21 में। और अभी जो हम चर्चा किए थे वहां से जो डिलीट करवाए तुमको एक वर्ड, वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा कहाँ की गई है? 21 में। यहाँ ऐड कर लोगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा। व्यक्तिगत, इसलिए बोले डेफिनेशन जब क्लियर होता जाएगा तो वर्ड चेंज होते जाएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 21। तुम्हारा पर्सनल चीजों का रक्षा कहाँ होता है? अनुच्छेद 21 में। लेकिन ये आएगा तब तो सवाल पूछेगा, बताओ राइट टू हेल्थ कहाँ है? अनुच्छेद 21। राइट टू हेल्थ एनवायरमेंट कहाँ है? अनुच्छेद 21। राइट टू फ्री लीगल एड कहाँ है? अनुच्छेद 21। राइट टू प्राइवेसी कहाँ है? अनुच्छेद 21। विदेश की यात्रा करने का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद को डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 21 को। क्या याद रहा? काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखोगे, इससे बड़ा बढ़िया सवाल बनता है। और ये सब तो बच्चा कभी सुना भी नहीं रहता क्या है नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में ही सवाल दिखता है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार। क्या कहेंगे? शिक्षा का अधिकार। किनको मिला हुआ है? फ्री शिक्षा का अधिकार, सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं बल्कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है, फ्री एजुकेशन का अधिकार 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को। देखो, अधिकार जो मिले हुए शिक्षा का, ये 3 जगह वर्णित है। कितनी जगह पे? 3 जगह। एक जगह अधिकार, और क्वेश्चन क्या आएगा जब सब पढ़ा देंगे तब इसको अच्छे से रिकॉर्ड करना। एक जगह अधिकार, एक जगह निर्देश और एक जगह कर्तव्य, ठीक है, ध्यान से सुनो। शिक्षा से संबंधित जो चीजें आएंगे वो 3 जगह आएंगे। कितने जगह? 3 जगह। एक जगह अधिकार, एक जगह निर्देश और एक जगह कर्तव्य। ये तीनों वर्ड ही पकड़ना पड़ेगा, नहीं तब मार खा जाओगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे। अगर कीवर्ड अधिकार है तो आंसर होगा अनुच्छेद 21A। क्या होगा? 21A। 21A क्या होगा? 21A। 21A में 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है। इसलिए तुम देखते हो कि कई तरह के योजना चलते हैं जो इस लेवल पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री होता है, ये इसी के तहत। हमको शिक्षा का अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप एहसान कर रहे हैं, आपको ये देना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 21A के तहत, ठीक है, याद रखोगे। अगर दिया कर्तव्य कि यह राज्य का कर्तव्य नहीं, निर्देश, राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा दीजिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45, ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे अभी। और अगर दिया गया कि माँ बाप का यह कर्तव्य है वह अपने बच्चों को शिक्षा दे, या 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा दे, ये 51 के ए में किसमें कहा गया है? 51 के ए का जो 11वां कर्तव्य है वो यही है। आगे चल के हम लोग सब चीज एक एक करके देखेंगे। तो शिक्षा के अधिकार संबंधित कितने चीजें हैं? 3। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A का
शायद जे आएगा, क्या आएगा, के। अनुच्छेद 51 ए के में। आगे चल के देखोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, आगे चल के देखोगे याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। सिर्फ याद रखना शिक्षा के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद, 3। एक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार है। दूसरा राज्य को यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप शिक्षा दीजिए। और तीसरा माँ बाप का यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। तो कीवर्ड मेरा क्या हुआ, अधिकार, निर्देश, कर्तव्य। समझ में आया? अधिकार 21 ए, निर्देश किसमें 45 और कर्तव्य किसमें 51 ए में, 51 ए के में। ठीक है, चलो अभी यहां आते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 ए। जोड़ा कब गया, 2000, कब जोड़ा गया, 2002। ठीक है, 86th अमेंडमेंट के तहत, 66वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये जोड़ा गया। पहले 21 आता था, 21 के बाद डायरेक्ट 22 आता था, लेकिन 21 ए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, लेकिन इस समय में ये लागू नहीं हुआ। लागू फाइनली जाके जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत ये लागू हुआ 2010 में। कब लागू हुआ, 2010 में। तो अगर तुमसे पूछा जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, 2009 में। शिक्षा का अधिकार हमको जोड़ा कब किया था, 2002 में, पर ये फाइनली लागू कब से हुआ, 2010 से। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, जोड़ा कब गया, 2002, लागू कब हुआ, 2010। ये दोनों अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगला है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। यहां क्या था, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर तुम अपराधी घोषित हो रहे हो, उस समय में क्या क्या संरक्षण मिला हुआ है। और 22 में है कि जब अरेस्ट तुमको किया जा रहा है तो तुमको क्या क्या अधिकार मिल रहा है। 22 बड़ा खतरनाक है जी, 22 जो है अनुच्छेद बड़ा खतरनाक है। 22 में पुलिस को भी अल्टीमेट पावर दिया जाता है, संसद को भी अल्टीमेट पावर दिया जाता है, और तुम्हारा भी रक्षा किया जाता है। अब बताओ क्या तीनों एक साथ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मतलब इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार के विरुद्ध लोगों को 3 अधिकार मिले हुए हैं। कितने अधिकार मिले हुए हैं, 3 अधिकार। जैसे तुमको अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है, ध्यान से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर गिरफ्तार कर रहा है तो बताना पड़ेगा कारण। क्या बताना पड़ेगा, कारण। काहे भाई, काहे अरेस्ट कर रहे हैं, कारण अगर नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत है, हम केस कर सकते हैं कि हमको बिना बताए, बिना कारण बताए अरेस्ट किया है। दूसरा चीज, ठीक है हम रुके, अभी हम अपना वकील बुलाते हैं, तो थाना तुमको लेके जाएगा, उसके बाद तुमको वकील को बुलाने का। ऐसा नहीं कर सकता तुम फोन रखो, सब चीज रखो, फोन नहीं कर सकता है वकील को। अगर ऐसा हुआ है तो मानवाधिकार वाले को बुला लेगा कोई ना कोई, और फिर फोन करवा के किसी से बुला लेगा, फिर तुम्हारे पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगा। आप किस हक के तहत इसको वकील से बात करने दिए, मनपसंद वकील चुन सकता है। तो 2 अधिकार तो सिंपल सा दिख गया तुमको। पहला क्या था कि अगर अरेस्ट किया जा रहा है कोई तो उसको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, कारण बताओ, काहे अरेस्ट कर रहे हो, नहीं बताओगे तो नहीं जाएंगे। पहला चीज ये हुआ। दूसरा हुआ कि अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसको अपने हिसाब से वकील चुनने का अधिकार मिलेगा, किसी को भी बुला सकता है, और फॉर्म देना पड़ेगा उसको, हमको फॉर्म दीजिए, वकील को बुलाएंगे। तो फिर वो किसी को तुम फोन करोगे कि फलाना वकील को लेके आइए, वकील आएगा, तुम्हारा केस लड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता थाना वाला, वकील आ गया मिलने नहीं देंगे, क्योंकि तुम कुछ गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर, ध्यान दोगे, और ये बहुत अमल होता है इस पर। ठीक है, और इसका मिसयूज भी होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अभी अगर अरेस्ट किया गया, 8 बजे अरेस्ट किया गया है, तो अगले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, तभी उसको जेल भेजा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में दिया सकता है। जो देना होगा मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। ठीक है, ये 3 अधिकार तुमको मिले हुए। कितने अधिकार, 3। 2 अधिकार पहला 1 में मिला हुआ है, 22 1, तुम लोग नोट डाउन कर लेना ये किसमें है, 22 के 1 में। 22 के 1 में 2 अधिकार है। पहला क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, और दूसरा है वकील चुनने का अधिकार। पहला क्या हो गया 22 1 में, गिरफ्तारी का कारण, और दूसरा हो गया वकील चुनने का अधिकार। और 22 के 2 में है मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा, अगर ध्यान देना, अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस उसको छोड़ देगी, छोड़ना पड़ेगा, तुम अरेस्ट नहीं कर सकते उस समय में। इसीलिए पुलिस कोशिश करती है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए।
तुम्हारे बारे में आज के डेट में बहुत चीज पता चल जाता है। सीसीटीवी कैमरा है, पता चल जाता है कब उठाया है। पहले तो लिखता ही नहीं था, आज अरेस्ट क्या लिखेगा कल, ठीक है, कि इसको आज कौन सा दिन है, थर्सडे ना, लिखेगा फ्राइडे को शाम 5 बजे अरेस्ट किया गया। आज उठा के कूट रहा है उसको, अरेस्ट नहीं हुआ है तुम। इसीलिए पुलिस कभी भी अगर इस तरह के हरकत करने होते हैं तो अरेस्ट करता है ऐसा समय में जब अंधेरा हो, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं हो जगह, और थाना नहीं लेके जाएगा। थाना लेके गया तब तो दिक्कत हो जाएगा, थाना लेके नहीं जाएगा, उसका अपना अलग अड्डा वगैरह रहता है, ठीक है, हर एरिया में रहता है, पुलिस लोग का कुछ अपना अलग अड्डा बना के रहता है, वो वहां लेके जाएगा। अब ढूंढ रहा है सब, अरेस्ट कर लिया है, कहाँ है, कौन थाना ले गया, था तुम जाओगे पुलिस स्टेशन, जाओगे अपने एरिया का पुलिस स्टेशन, नहीं ऐसा मेरा कोई टीम ही नहीं गया उसके लिए, हो रहा है उसका उधर खातिरदारी, ठीक है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। अगर लग गया कि अब खातिरदारी करने का कोई फायदा नहीं है, तब लिखाएगा कि इसको सुबह अरेस्ट किया गया है, ठीक है, ऐसा होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। हमारे यहाँ पे इतना सीधा कोई नहीं है जितना सोच रहे हो, ठीक है, कानून भी सीधा नहीं है। अभी सुनो तो इतना तो अधिकार मिल गया, उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 22(1) में गिरफ्तारी का कारण और वकील चुनने का अधिकार, और 22(2) में मजिस्ट्रेट समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का अधिकार, और 22(3) में कहा गया, बड़ा खतरनाक है ये, ठीक है, 22(3) में कहा गया है अगर आप किसी भी ऐसे देश के नागरिक हैं या ऐसे देश से संबंधित हैं जो हमारा शत्रु है, जैसे कि पाकिस्तान, तो आप पे ये सब कानून लागू नहीं होगा, भरदम कुटाई हो सकता है, आपको उठा के लेके जा सकता है, और 3 महीने तक बिना किसी चूचा का आपको रख सकता है पुलिस, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि निवारक निरोध के तहत, इसी का सबसे अधिक मिसयूज होता है। निवारक निरोध के तहत अगर उठाया गया है, बोलोगे निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध रॉलेट एक्ट है। क्या है ये, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, हाँ, मतलब रॉलेट एक्ट आया था कि आपको उठाया जाता है तो बिना वकील, दलील, बिना वकील और बिना, और कुछ था, बिना कारण, हाँ, उठाया जा सकता। मतलब सिंपल सी बात है कि हम पुलिस है, इसको उठाना है, ठीक है, आए हम, कपड़ा पकड़े, उठा के लेके चले गए, ठीक है, और इसके तहत काफी सारे एक्ट लगते हैं, और इसको हम निवारक निरोध के तहत उठाए। मतलब हमको लग रहा है कि ये कांड करेगा, समझ में आया, लग रहा है कि कांड करेगा, और हम इसको इसके तहत डाल देंगे, तब 3 महीने तक हम इसको रख सकते हैं। समझ में आया, कहीं पे किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम काला कानून कहते थे। क्या कहते थे, काला कानून, ठीक है। तो 22(3) में कहा गया है, और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। हर एक चीज में अगर मानवाधिकारी लगा देगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग डरते हैं जो पुलिस से, वो इसी के तहत डरते हैं, और इसमें सबसे अधिक जो मिसयूज होता है वो है एनएसए का। कहां गया, एनएसए का, ठीक है, एनएसए का आज की डेट में। अभी आगे चल के आएंगे। तो निवारक निरोध का मतलब समझ में आया। निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का मतलब अगर तुमसे पूछा जाए निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हिंदी में 2 शब्द का प्रयोग होता है, निवारक निरोध और प्रतिरक्षण। मतलब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में, डिटेंशन मतलब समझते हो ना, अरेस्ट करना, डिटेंशन मतलब अरेस्ट करना। अभी रिसेंटली इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। तुम देखा होगा जो बीपीएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जो टीचर वगैरह है या जो भी चीज है, कोई लोग ऐसा बड़ा नेता जो कि आंदोलन वगैरह करने में शामिल हो रहा है, जो लग रहा है पुलिस को कि ये इसके कारण से बड़ा विद्रोह हो सकता है, बड़े यहाँ पे हिंसा फैल सकते हैं, वो उठा लेगा उसको और उठा के लेके जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं लेके जाएगा। इसमें से अगर कोई एक्ट लगा दिया, जनरली लगाना नहीं चाहता है क्योंकि काफी गंभीर एक्ट है ये, ठीक है। अगर तुम्हारे खिलाफ पुलिस लग गई, इसीलिए बोलते हैं पुलिस से झगड़ा मोल लेना काफी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि स्पेशली यूपी जैसे राज्य में, क्योंकि पुलिस को वहां अल्टीमेट पावर मिला हुआ है। वो डायरेक्ट हटाक से क्या लगा देगा, एनएसए। क्या लगा देगा, एनएसए। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर एनएसए लग गया, तो जिंदगी बर्बाद होगा। मतलब तुम यही समझ लो कि तुम एक तरह का आतंकवादी हो गया। मतलब नॉर्मल केस में तुम्हारे कारण से देश की सुरक्षा को हानि है, ठीक है। क्या बोल देगा उसमें, इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तुम्हारे वजह से देश की सुरक्षा को हानि है, ये एक्ट लग गया तो तुम्हारे सारे अधिकार क्या हो गए, खत्म। तुमको कहां लेके जाएगी पुलिस, क्योंकि तुम्हारे कारण से देश की सुरक्षा को हानि है भाई। कहां लेके जाएगी पुलिस, क्या करेगी, कोई मतलब नहीं है। 3 महीने तो ऐसे ही रख सकती है, ठीक है, और इसको बढ़ाकर 12 महीने तक कर सकती है। कोई माँ बाप नहीं आएगा, ना वकील से मिलने दिया जाएगा, ना तुमको कारण बताएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, कम से कम 3 महीने तो नहीं डाला जाएगा। तो याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है, निवारक निरोध।
एक बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया, वर्तमान संविधान में रॉलेट एक्ट के अंश मिलते हैं किस अनुच्छेद में? अब ये तो काफी मतलब भारी भरकम सवाल हो जाता है। तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 22। कौन सा हो जाएगा? 22। इसमें हम लोग को याद रखना है एक ही वर्ड, क्या लिखा गया इसमें? निवारक निरोध कानून। क्या है? निवारक निरोध कानून। ठीक है, निवारक निरोध कानून। तो अभी हम लोग देखें 22(1), 22(2) और 22(3). 22(1) और 22(2) में तुमको अधिकार दिए हुए हैं और 22(3) में कहा गया है कि दो चीजों में तुम्हारे ये अधिकार काम नहीं आएंगे। किसमें? अगर तुम शत्रु देश का नागरिक है, ठीक है, या शत्रु देश से संबंधित है तो वहां का हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अगर तुमको निवारक निरोध के तहत उठाया गया है तो वहां भी ये कानून लागू नहीं होगा। निवारक निरोध क्या होता है ये बता दिए। निवारक निरोध क्या होता है? तुम्हारे वजह से कुछ देश को हानि हो सकता है, इसीलिए बिना गुनाह किए ही तुमको उठा लेंगे, पहले ही उठा लेंगे, और इसमें कुछ भी कानून लगाया सकता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखोगे प्रतिरक्षण की अवधि। अच्छा, यहां पहले याद रखो, इसमें है 22(4) से लेकर 22(7) तक। अच्छा, 22(4) से, अच्छा यहां हम 7 बोल दिया था क्या जी? 19 कहां लिखे हैं? कहां लिखे हैं? हाँ, यहाँ ना 2 से 7 नहीं, 2 से 5, 2 से 5। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? 22(4) से लेकर 22(7) तक। इसमें अलग अलग कानून वर्णित है जो कि हमारे यहाँ पे निवारक निरोध के तहत चीजों को वर्णित करता है। निवारक निरोध कहता है कि अगर हम उठाएं इस कानून के तहत तो उसके लिए ये सब लागू करने की आवश्यकता नहीं है। और पहली दौर में 22(4) कहता है, 22(4) कहता है ये अवधि जो होगा ये 3 माह का होगा। कितने माह का? 3 माह का। वहां का अवधि कितना था? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और निवारक निरोध के तहत अगर उठाया है तो कितना माह उसको मिलता है? 3 माह तक। 3 माह तक उसको रह सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए। लेकिन अगर 3 माह से बढ़ाना है तो भी विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काउंसिल बनेगा जिसमें कुछ जज होंगे और उसके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम अब एक फॉर्मेट लिख कर दे दो, ये सिक्योरिटी के लिए मतलब खतरा है, हम चाहते हैं इसको और रख सकते हैं, तो इसको रखा जा सकता है नॉर्मली 12 महीने तक। कितने महीने होता है? 12 महीने तक। तो याद रखोगे प्रतिरक्षण की अवधि कितने माह है? 3 माह। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, बढ़ाया जा सकता है। एक काउंसिल बनेगा, एक टीम बनेगा जिसमें जज होंगे, और वो अगर बोल देता है हाँ ठीक है बढ़ाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। किसमें कहा गया है? 22 साल। सब अनुच्छेद जानने की आवश्यकता नहीं है, 22 से 7 तक सिर्फ एक अनुच्छेद याद रखोगे। इतना जरूर जानना है कि हमारे संविधान में निवारक निरोध की चर्चा किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। किस अनुच्छेद में? 22 में। समझेंगे तो पूरा चीज, लेकिन कीवर्ड भूलेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर सवाल यही तुमसे पूछे जाने चांसेस है। ये तो थोड़ा सा डीप हो गया, लेकिन ये पूछे जाने चांसेस है कि निवारक निरोध की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, 22 में पहले हम लोग पढ़ते क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। पर इसी में है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको क्या अधिकार नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? निवारक निरोध। ठीक है, इसके तहत आने वाले कुछ कानून है जिसको याद रखोगे। अब इससे भी सवाल आता है, तुमसे बोल देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा कानून निवारक निरोध के तहत आता है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आता है। वर्तमान इसका कानून का भरपूर मिसयूज होता है। क्या होता है? मिसयूज। क्योंकि अल्टीमेट पावर मिल जाता है। जैसे सरकार के खिलाफ बोलोगे, आज के डेट में हम क्यों बोले, यूपी के बारे में क्यों बार बार बोलते हैं? रिसेंटली शायद एक पत्रकार था, हम याद नहीं आ रहा है अच्छे से, 2021 या 22 का कहानी था। वो किसी स्कूल में जाकर पत्रकारिता कर रहा था और खाने पीने में कुछ दिक्कत था। ठीक है, कि नमक चावल दिया था या क्या दिया था, इस तरह का कुछ चीज था। वो रिपोर्ट बनाया, सरकार उसको उठा ली और उस पर NSA लगा दी। ठीक है, कि इसके वजह से दंगा फैल सकता है। ये गलत रिपोर्टिंग करके लोगों को भड़काना चाह रहा है, उस पर NSA लगा हुआ है, अभी भी जेल में वो। ठीक है, सोचो कि एक पत्रकार, डरता है आदमी, ये अगर लग गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुम जैसे मान लो रैली वगैरह में हल्ला करता है ना लोग, ये कर देंगे वो कर, उठा के NSA लगा देगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नहीं निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मिसयूज होता है। जैसे मान लो अगर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया, जैसे मान लो कहीं पर भी तुम्हारे घर में कोई आया, पुलिस लेके आया तो कोई बम तुम्हारे घर में रख दिया, कोई आम बात है, मूवी में नहीं होता है, रियल में भी ऐसा होता है, और तुम्हारे ऊपर लग गया, जैसे पहले लगाता था टाटा, क्या लगाता था? टाटा, पोटा, ये सब टेररिस्ट वाला है, एक्ट लग गया, मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जेल से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, काफी मिसयूज होता था। ये सब जो देख रहा है ना, PDA, मीसा, टाडा, पोटा, ये सब इसके तहत कानून बनाए गए थे जिसका काफी मिसयूज होता था। इसीलिए ये सब अब क्या हो चुका है?
निरस्त हो चुका है, ठीक है। वर्तमान में लागू है इसमें 3 एक्ट, कौन कौन सा? यूएपीए, एनडीपीएस और एनएसए। एनडीपीएस का नाम सुना होगा, बिहार में काफी यूज होता है एनडीपीएस का, नाम सुने हो कभी? एनडीपीएस का नाम नहीं सुने हो? नहीं सुना है? पुलिस डिपार्टमेंट में कोई है जान पहचान का? आप तुम लोग का अपना नहीं सुने हो कभी? अब सुन लोगे। गांजा के साथ पकड़ाया है, ड्रग्स के साथ पकड़ाया है, एसएसबी वाला उठा के लेके गया, या पुलिस को अरेस्ट किया है। कौन सा केस हुआ है जी? एनडीपीएस का केस हुआ है। कोई भी पुलिस में जान पहचान का होगा ना, कोई भी होगा, बिहार पुलिस में हो तो गाँव में, उससे आज फोन करके पूछना कि तुमको कोई एनडीपीएस का केस मिला है क्या? तो बोलेगा हाँ यार, दो ठो मिल गया। क्या करते हो उसमें? ओ साला 10 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा गया था। ठीक है। अरे 10 ग्राम की हीरोइन नहीं, हीरोइन नशा वाला। ठीक है। अब ये जो एनडीपीएस है वही है एनडीपीएस, ठीक है। इसमें ड्रग्स का मामला आता है। किसका मामला आता है? ड्रग्स का। और हमारे यहाँ बड़ा खतरनाक कानून है, अगर तुम्हारे ऊपर लग गया एनडीपीएस तो काफी गंभीर आरोप भी लग सकते हैं, ठीक है। तो 3 कानून अभी जो निवारक निरोध के साथ आता है वो लगे हुए हैं। पहला कौन सा? यूएपीए। पहला कौन सा? यूएपीए। तुम लोग को एक्स्ट्रा पेज मिला हुआ है ना? एक्स्ट्रा पेज नहीं मिला है तो ले लेना, अभी लिखना बहुत सारा चीज पड़ेगा, ठीक है। छोटा मोटा जो चीज होता है, क्योंकि अभी तो बोर्ड पे लिखा हुआ सब चीज रहता है, छोटा मोटा जो चीज होता है वो वहीं ऐड कर लोगे, लेकिन जहां ज्यादा लिखना है वो पीछे फोटो क्लिक करके आराम से जाके रूम पे लिखोगे, सबके कॉपी में लिखा होना। जैसे ये तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं गिदरी पिदरी कर दिए, पेज ले लेना, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो निवारक निरोध के तहत वर्तमान में कितने कानून हमको पढ़ने हैं? 3, यूएपीए, एनडीपीएस और एनएसए, ठीक है। चलो एक बार फुल फॉर्म लिखो सर, पहले यूएपीए का फुल फॉर्म लिखो। यूएपीए, यूएपीए क्या हुआ जी? कहां लिखेगा? है नहीं जगह तुम लोग के पास? पेज है मनु, दे दो सबको, या अभी लिख लो ना, बाद में कहीं लिखना, रफ कॉपी है ना, लिख लो, पेज ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो लिखो यूएपीए। यूएपीए अनलॉफुल, लिखो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल, अनलॉफुल यानी गैर कानूनी हो गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये इसके तहत उसको उठाया जाता है जिस पर आतंकवादी का कोई मतलब शक हो, ठीक है, कि ये आतंकवादी हो सकता है, ठीक है। तो एक लाइन इसमें और ऐड करोगे, आतंकवादी, आतंकवादी गतिविधि में, ठीक है, आतंकवादी गतिविधि में एवं देश विरोधी कार्य के लिए, आतंकवादी गतिविधि में एवं देश विरोधी कार्य के लिए, ठीक है। यूएपीए ये एक्ट लाया गया था 1967 में। कब लाया गया था? 1967 में, ठीक है। अभी भी ये लागू है। इसके बाद है एनडीपीएस, जिसका भरपूर इस्तेमाल होता है। एनडीपीएस का स्पेशली बिहार जैसे राज्यों में बहुत इस्तेमाल होता है। बिहार में एक कहने का मतलब हुआ, हमारा जो है देखो, पंजाब ड्रग्स, पंजाब वाला क्षेत्र जो है ड्रग्स का एपी सेंटर है, तो हम लोगों के यहाँ होकर काफी ड्रग्स वगैरह इधर उधर होते रहते हैं। बगल में हमारा नेपाल बॉर्डर पड़ता है, स्मगलिंग काफी ज्यादा होता है, ठीक है, अन्य देशों में भेजने के लिए। नेपाल बहुत छोटा सा देश है और सिक्योरिटी के नाम पे 0 है, तो हमारे देश से होते हुए नेपाल पहुंचता है और नेपाल से बाहर जाता है, या बाहर से होते हुए नेपाल से होते हुए हमारे देश में आता है। तो काफी गड़बड़ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे देश होता है, सिक्योरिटी नाम का कुछ नहीं चीज होता है। तो एनडीपीएस के लिए बिहार बॉर्डर सटा हुआ है, इसलिए बॉर्डर क्षेत्र में ये काफी एक्टिव होता है, ठीक है। एनडीपीएस, एनडीपीएस का फुल फॉर्म लिखो, नारकोटिक, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। साइकोट्रोपिक, नारकोटिक्स, नारकोटिक ड्रग, नारकोटिक ड्रग, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, साइकोट्रोपिक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ड्रग आ गया ना, समझ में आ गया। तो एनडीपीएस के तहत हम लोग क्या करते हैं? ड्रग्स के खिलाफ, हाँ
दवाओं एवं नशीली दवाओं के इस्तेमाल एवं तस्करी के खिलाफ, ठीक है। नशीली दवा वही ड्रग्स हुआ, ठीक है। ये भी आता है इसके तहत, ठीक है। चलो, ठीक है। एनडीपीएस ये लागू हुआ 1985 में। कब लागू हुआ? 1985। और एनएसए जो आम किसी पर भी लग सकता है, एनएसए जो है ये सबसे हल्का है, पुलिस को लगाना भी काफी आसान होता है। 1980 में लाया गया था। कब लाया गया? 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या होता है ये? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए 1980 में लाया गया। देश की सुरक्षा को अगर खतरा महसूस होगा तो एनएसए के तहत तुमको उठा लेगा। और नॉर्मली इसका जो अवधि होता है वो होता है 12 महीना, लिख लेना। एनएसए के तहत उठाए जाने के बाद नॉर्मली डिटेंशन जो होता है वो कितना होता है? 12 महीने। बिना किसी रोक टेक के 12 महीने रख सकता है। इस क्या एनएसए? हाँ लगा था उस पर एनएसए। तो इसका मतलब थोड़ी ना 12 महीना रखेगा ही, हम क्या बोले? 12 महीना रख सकता है, ठीक है। एनएसए ये किसी पे भी लगा देता है एनएसए। तो एनएसए देख रहा, उसको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ गया छुड़वाने के लिए, करना ना पड़ा जी, ठीक है। तो एनएसए कब लाया गया? 1980। और नॉर्मल डिटेंशन इसमें कितना हो सकता है? 12 महीने। इसको बढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं यही रहेगा, ये नॉर्मल चीज हुआ। इसके बाद अब जो है वह कुछ ऐसे कानून लाए थे जो निरस्त हो गया। पहला है पीडीए। क्या है? पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही इसको कहा गया। यही पे बताए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये 1950 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1950। पीडीए को कब लाया गया? इसमें दो तुमसे पूछा जाता है, एक टाडा पूछा जाता है और एक पोटा पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन हम लोग मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है चार, और भी इसके अलावा भी कई, लेकिन चार जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? पीडीए 1950 में आया और 69 में 69 में बंद हो गया था, मतलब खत्म कर दिया गया इसको। तो निरस्त कब किया गया? 1969। देश जब आजाद हुआ था तो देश की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया था कि अगर किसी को भी, मान लो किसी पर भी सरकार को लग रहा है कि ये गड़बड़ कर सकता है, किसके तहत उठा लेता था उसको? पीडीए के तहत। उसके बाद सारा मानवाधिकार खत्म। तो जब संविधान लागू हुआ उसी समय में इसको लागू किया था 1950 में। और कब तक ये लागू रहा? 69 तक, 69 तक लागू रहा, ठीक है। उसके बाद मीसा है। मीसा इसको इंदिरा गांधी लेके आई थी। इमरजेंसी जब लगा था ना, इमरजेंसी के समय उठाने के लिए बिना किसी दलील वकील वो वाला कहानी लागू करने के लिए मीसा लाया गया था, ठीक है। क्या लाया गया था? मीसा। कब लाया था? 1971 में। कब लाया गया था? 1971 में। और उसके बाद इसको खत्म किया गया 78 में। अब दूसरा सरकार जो आया, ठीक है, 78 में इसको खत्म किया गया। कब लाया गया था मीसा? 1971। और खत्म कब किया गया? 1978, ठीक है। इसके बाद है टाडा। ये टाडा और पोटा जो है ये दोनों टेररिस्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेररिस्ट। टाडा और पोटा किससे संबंधित है? दोनों टेररिस्ट, ठीक है। तो टाडा को लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था? 1985। 1985 टाडा कब लाया गया था? 1985। और 10 साल बाद इसको समाप्त किया गया। सिर्फ याद रखना संबंध किससे है? किससे संबंध है? टेररिस्ट से। किससे संबंध है? टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट। और पोटा जो है इससे काफी सवाल एग्जाम में आता है। ये 2002 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2002। भारतीय संसद भवन पर जब आक्रमण हुआ था, याद है? उसी के बाद पोटा लाया गया था। क्या लाया गया था? पोटा। अभी वर्तमान में 2004 में इसको विलय कर दिया गया। कब तक चालू रहा? 2004 तक। और 2004 में इसको किसमें विलय किया गया? यूएपीए में, ठीक है। तो याद रखोगे ये भी चीज, किसमें विलय किया गया इसको? यूएपीए में, यूएपीए में। तो पोटा लाया गया था 2004 में। कई बार तुमसे पूछा जाएगा इस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो याद रखोगे ये भी कई बार पूछा जाता है कि पोटा का किसने लाया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। तो याद रखोगे पोटा 2002 में आया। एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त हमारे राष्ट्रपति थे और उन्हीं के साइन से आया, तो वही लाए हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और 2004 में इसको किसमें मर्ज कर दिया गया? यूएपीए में, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया पोटा, ठीक है। पोटा, पोटा का फुल फॉर्म भी तुमसे पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो सबको भूल जाओगे, ये तीनों भूल जाओगे चलेगा, लेकिन पोटा को नहीं भूलना। पोटा कब लाया गया? 2004 में, सॉरी 2002 में,
ठीक है। अगर सवाल उल्टा पूछा जाएगा कि भारतीय संसद भवन पे आक्रमण के बाद यानी अटैक के बाद जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कौन सा एक्ट आया टेररिस्ट के लिए, कौन सा, कोटा, और 2004 में इसको किसमें विलय किया गया, यूएपीए में। ठीक है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भारत में कुछ ऐसे भी कानून लगे हुए हैं जो कि रॉलेट एक्ट के समान है, और किस अनुच्छेद में आता है ये, अनुच्छेद 22 में। और ऐसे कानूनों को हम क्या कहते हैं, निवारक निरोध कानून। क्या कहते हैं, निवारक निरोध कानून। अब अगर कोई बच्चा इसमें से ऐसे हो जिसको लग रहा है कि बहुत भारी भरकम चीज पढ़े हैं, इतना नहीं पढ़ना है, तो 3 लाइन यहां याद रखना। पहला लाइन, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार किसमें है, किसमें है, 22 में। किसमें है, 22 में। पहला लाइन ये याद रखोगे। दूसरा लाइन में वो 3 अधिकार याद रखोगे जो एक्चुअल में तुमको मिले हुए हैं, और ये याद रहा भी जाएगा। पहला अधिकार, कारण बताओ, गिरफ्तारी का कारण। दूसरा, वकील चुनने का अधिकार। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का। ये तीनों याद हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वह है निवारक निरोध की चर्चा कहां की गई है, अनुच्छेद 22 में। कहां की गई है, अनुच्छेद 22। ठीक है। क्या यहां तक चीज समझ में आया? हो सकता है आज का चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, पर क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक बार पूरा चीज देख लेते हैं। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिला हुआ है भारत में, किसके तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। कितने स्वतंत्रता है, 6। ए बी सी डी ई और जी, एफ नहीं, एफ में फ्लैट था, फ्लैट नहीं खरीद सकते आप, निरस्त हो गया है। ठीक है। ए में बोलने का अधिकार, बी में सभा, सी में संगठन, डी में भ्रमण, ई में बसने का अधिकार, एफ में फ्लैट नहीं, और जी में व्यवसाय, जी में व्यवसाय। इसमें 2 अन्य चीज जो याद रखना है वो है कि बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी किसमें आएगा, सी में। किस बार जोड़ा गया, 2011 में। किस संविधान संशोधन से, 97। ठीक है। बताओ पत्रकारिता का मतलब क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता, 1 के मतलब 19(1) के ए में। ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार 19(1) के ए में। कब जोड़ा गया, 2005। ठीक है। चलो, क्या इसको रोका जा सकता है, इन अधिकारों को कम किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 में ही इसका भी वर्णन मिलता है। ठीक है। चलो, अगला है अपराध के लिए दोष सिद्धि, इसका संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के केस में संरक्षण किस अनुच्छेद में, 20। बच्चा अक्सर 20 और 22 को मिक्स कर देता है, ये ध्यान देना। 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि, और 22 में है कि अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय पे तुम्हारा अधिकार। समझ में आया? 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि अगर हो रहा है तो उसमें तुमको 3 अधिकार मिले हुए हैं कि एक बार में एक ही अपराध के लिए दंड मिलेगा जिसके लिए अरेस्ट किया गया है। दूसरा, एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं मिल सकता है। इसका एग्जांपल बताए कि अगर कोई आदमी है, उस पर बिहार में भी केस हुआ है, जैसे मान लो एक पॉकेटमारी हुआ है, पॉकेटमारी हुआ है बिहार में, तो केस कहां होगा, बिहार में। पर वो आदमी जिसका पॉकेटमारी हुआ है वो है झारखंड का, तो झारखंड में भी एक तो केस कर दिया। ठीक है। तो 2 जगह उसका केस चल रहा है, तो क्या दोनों जगह सजा मिलेगी? आंसर है नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा। और तीसरा जिसका भरपूर इस्तेमाल लठाई लोग करता है वो है अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया सकता है, और इसी को बोलते हैं टॉर्चर झेलने की क्षमता। ठीक है। तुम झेलते रहो, तुमको बुलवा नहीं पाएगा वो, और तुम बुलवाएगा नहीं, जबरदस्ती तुम बोलोगे नहीं। चलो, उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। इतना याद नहीं रखना, याद ये रखना है कि अगर तुमसे संबंधित कोई खास अधिकार है वो सब कहां है, 21 में। लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको याद रखोगे। वो है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसको कहा गया, अनुच्छेद 21 को। गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में। गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। किसमें राइट टू हेल्थ है, 21। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, 21। राइट टू फ्री लीगल एड, 21। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, 21। और एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जा रहा है अभी, याद रखोगे, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, याद रखोगे। विदेश यात्रा का अधिकार, साइकिल से विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। किस वर्ष जोड़ा गया, 2002। किस संशोधन में, 86वां संशोधन। लागू कब से हुआ ये, 2010 से। आरटीई एक्ट 2009, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार 22। कितने अधिकार है, 3। 22 1 में 2 अधिकार और 22 2 में 1 अधिकार।
22(1) में कहा गया है कारण बताओ और वकील लेने का आजादी दो, ठीक है। और 22(2) में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत। सवाल अगर पूछा गया कि बताओ किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा सकता बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए, यही होगा, ठीक है। इसमें दोनों बात कहा गया है, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत भी करना है और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ये दोनों बात साफ साफ किया हुआ है, ठीक है। आपको छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे मान लो 23 घंटा 59 मिनट हो गया, अभी तक नहीं जा पाया, तो वो क्या करेगा, आगे लेके जाएगा कि छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देगा, ठीक है। बोलोगे फिर से पकड़ लेगा ठीक है। चलो, तो 22 सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सुनाफड़ रास्ते पर लेके जाओ और बोलो भागो ठीक है। अरे यूपी का एक कोई गुनहगार था, जब उसको मारा था ना, वो कौन था, विकास दुबे, उसके बाद उसको अरेस्ट किया था, वो बोला था हम जयवे नहीं करेंगे हमको पैदल ले चलो। जहां उसको अरेस्ट किया था वहां से लगभग 22-23 किलोमीटर था, जहां पे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना था। बोला हम गाड़ी से नहीं जाएंगे गाड़ी पलट जाता, हमको पैदल लेके चलो। पैदल लेके गया था उसको फिर साहब, ठीक है। बोला मीडिया वाला भी साथ में रखो, हमको पैदल लेके चलो पैदल जाएंगे, चलने के लिए हम तैयार है। तो उसको पैदल लेके गया था, लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल लेके गया था। फिर शहर मेन मार्केट में आया, तब वो गाड़ी पे चढ़ा, बोला चढ़ भी नहीं करेंगे ठीक है। तो 22, 1 और 2 क्लियर, सॉरी 1 और 2 क्लियर हो गया। 3 में क्या कहा गया है, जरूरी नहीं कि ये दोनों लागू होगा, कुछ केस में लागू नहीं भी होगा। अगर आप विदेशी शत्रु के नागरिक हैं तो लागू नहीं होगा, और निवारक निरोध के तहत पकड़ा गया है तो नहीं होगा। और यहीं से सवाल उठ गया, ये चाहते तो हम नहीं भी पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से याद रखना कि निवारक निरोध की चर्चा कहां की गई, अनुच्छेद 22 में। पर तुमको पता होनी चाहिए, आज के डेट में कुछ भी सवाल पूछा जाता है, निवारक निरोध क्या होता है, क्या होता है, वैसे कानून जिसके लिए कोई भी अधिकार काम नहीं आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से कानून आ रहे हैं, यूपीए, एनडीपीएस और एनईसी, ठीक है। और बहुत आराम से ये पूछा सकता है कि एनडीपीएस किसके तहत आता है, किसके तहत, निवारक निरोध के तहत। यूपीए का यूएपीए कब लाया गया, 1967, एनडीपीएस 1985, एनएसए 1980। फुल फॉर्म भूल भी जाओ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फील्ड याद रखना कि ये जो यूएपीए है ये किस फील्ड में, देश की सुरक्षा, आतंकवादी, देश की सुरक्षा और आतंकवादी, बस कीवर्ड, ठीक है। एनडीपीएस ड्रग्स, एनडीपीएस ड्रग्स, और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद जो अब निरस्त हो चुका है, पीडीए, मीसा, टाडा और कोटा, इसमें एक चीज नहीं भूलने लायक है, वो है कोटा। कोटा कब आया, 2002 में, और इसको 2004 में किसमें शामिल कर दिया गया, यूएपीए में शामिल कर दिया गया। इतना सा याद रखना। क्या याद हुआ, समझ में आया?